नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो देश कोरोना से पीड़ित है, हम सब जानते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की है कोरोना को लेकर के। और उस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार कहा है कि ये बीमारी जो है वो गांव-गांव तक फैल रही है, इसलिए गांव के लोगों को सचेत करना जरूरी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि घर घर कोरोना टेस्टिंग होनी चाहिए। इस काम के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम को गांव में भेजना चाहिए। गांव में इस बीमारी से बचने के लिए आसान भाषा में जरूरी गाइडलाइंस बनाना चाहिए। उनका वही कहना है कि आखिर इस कोरोना से बचाव कैसे किया जाए और उसके लिए आइसोलेशन के लिए क्या कुछ किया जाए। आइसोलेशन में अगर आप हैं यानी क्वारंटीन हैं तो किन किन नियमों का पालन होना चाहिए, किन दवाइयों का सेवन करना चाहिए, ये तमाम बातें आसान भाषा में हो। इसके अलावा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिपेंडेंसी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं पर भी है, वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस बात को मान रहे हैं कि ये बीमारी अब गांव-गांव तक फैल चुकी है। एक बात और उन्होंने कही कि राज्य जो हैं वो सही आंकड़े दें। ये प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि राज्य सही आंकड़े दें तो ये आखिर मामला क्या है, ये समझने की जरूरत है। तो एक तरफ महामारी और उससे जो देश दो चार हो रहा है, लगातार परेशान हो रहा है, आप सब जानते हैं, हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी तरफ गंगा में शवों के उतराने या तैरने की खबरें आई और उसके अलावा गंगा के किनारे रेत में कई शवों को दफनाने की भी खबर आई है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। उस पर लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत कुछ कहा है, ट्वीट कर लिखा है। उस पर लगातार कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा इस कोरोना महामारी के बीच अब पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कल रविवार से 30 जून तक, शायद एक मिनट में कंफर्म कर लो, माफ करें 30 मई तक, 30 मई को शाम 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई है। पूर्ण संपूर्ण जो भी कह लें, लॉकडाउन यानी सब कुछ बंद। जो डेली नीड्स की जो शॉप्स हैं वो 3 घंटे के लिए खुलेंगे और उसके अलावा सारे जो आप याद कीजिए पिछले साल जो लॉकडाउन के दौरान जो गाइडलाइंस थे, लगभग वही गाइडलाइंस अभी हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस साल, इस दूसरी लहर में पश्चिम बंगाल में। कर्फ्यू की बात तो होती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल धनखड़ जो हैं, जगदीप धनखड़, वो लगातार आप जान रहे हैं कि राज्यपाल हैं लेकिन राजनीति से गए हुए हैं। बीजेपी के नेता माने जाते रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, माने क्या जाते रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में राजनीति पीछा नहीं छोड़ती है। वो पहुंच गए आज नंदीग्राम और नंदीग्राम में उन्होंने हिंसा पीड़ित लोगों से मुलाकात की, जैसा कि उन्होंने कहा है। तो राज्यपाल धनखड़ की भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। राज्यपाल धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा कोरोना पे चर्चा, फिर शवों के दफनाए जाने को लेकर के क्या राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर भी चर्चा। तो बहुत सारी बातें हैं कोरोना को लेकर के और कोरोना पीड़ितों को लेकर के, और राजनीति में ममता बनाम राज्यपाल धनखड़ के बीच क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर भी। तो बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज पॉइंट में, और स्वागत करता हूं अपने तमाम पैनलिस्टों का। चलिए सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे कोलकाता से सीनियर जर्नलिस्ट सुमन भट्टाचार्य। सुमन जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि जगदीप धनखड़ ने आज नंदीग्राम पहुंच करके क्या कुछ कहा है, ये देखते हैं। उसके बाद सुमन जी सीधे आपके पास आऊंगा कि आखिर ये कोरोना काल में ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए जरा देखें कि जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, कह रहे हैं कि ये वो समय है जब हम सो नहीं सकते। हमारे राज्य के लिए ये बड़ी चुनौती है। हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं जहां लोग अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। वे हत्या, रेप, लूट और जबरन वसूली के शिकार हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता से इस स्थिति पर ध्यान देंगी। तो देखिए, एक
ओवरऑल मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो ये वो समय नहीं है कि लोग घर छोड़कर जाएं। उसके अलावा कि कह रहे हैं कि और सभी मुख्यमंत्री इस पर ध्यान देंगी और सभी संबंधितों को पुनर्वास मुआवजे के लिए निर्देशित करेंगी ताकि ये भरोसा पैदा हो सके कि हम एक समाज के रूप में एकजुट हैं। विभाजनकारी ताकतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, कह रहे हैं राज्यपाल साहब कि विभाजनकारी ताकतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। सीधे चलेंगे, सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से, हमारे सीनियर साथी, सीनियर रिपोर्टर, माफ करें सीनियर जर्नलिस्ट। सुमन जी, क्या कुछ कहता है जगदीप धनखड़ जी का ये बयान, किस रूप में देखेंगे आप? देखिए राजीव जी, इससे पहले जगदीप नाम हमारे दिमाग में थे। शोले सिनेमा में एक सुरमा भूपाली का कैरेक्टर था ना, जो जगदीप नाम के कॉमेडियन ने किया था। उसका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, जिसका बेटा जावेद जाफरी बहरूद में विलेन या काफी सिनेमा में डांस भी अच्छे किए हैं। तो आजकल बांग्ला में वही जगदीप दूसरे तरह से पॉलिटिकल कॉमेडियन की तरफ से आ गया है और वो जो बोल रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ही है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा खतरनाक है और ये इससे हम लोगों को बच के रहना चाहिए। जगदीप जी जो करना है वो एक बीजेपी लीडर कर सकते हैं। का शायद कनेक्शन कहीं टूट गया है, साफ दिखाई दे रहा है। जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे अमलिंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सही दिशा में बहुत सही बातें कर रहे थे अभी सुमन जी, लेकिन अचानक क्यों ऐसा हो गया नहीं समझ में आ रहा है। देखेंगे, हमारे प्रोड्यूसर चेक कर रहे होंगे। अमलिंदु जी, ओवरऑल इस समय जिस वक्त हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, कल सुबह से संपूर्ण बंदी, बिल्कुल ही जो पिछले साल नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की थी उसी तरह की घोषणा आज हुई है पश्चिम बंगाल में, और संपूर्ण बंदी की बात है। देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, खासकर कोलकाता में, हर दूसरा आदमी पॉजिटिव है। और वैसी स्थिति में अगर धनखड़ साहब नंदीग्राम जाकर के या जो अभी चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उस हिंसाग्रस्त लोगों से मिलना ठीक है, लेकिन वहां से जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पॉलिटिक्स को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये राजनीति नहीं है, कुल में ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है एक तरीके से। और जगदीप धनखड़ जो कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सुमन जी की बात से सहमत हूं कि ऐसा कोई स्वयंसेवक ही कर सकता है, बाकी कोई मनुष्य जो है इस तरीके की निकृष्ट कोटि की हरकत जो है वो नहीं कर सकता। कि ऐसे संकट के समय में जब मानवता के ऊपर संकट आया हुआ है और एक राज्यपाल जो अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर और इस तरीके की ओछी हरकत करता हुआ राजनीति करे, कुल मिलाकर के। अभी जुड़ेंगे अब सुमन जी तो और जगदीप धनखड़ की जो कुल मिला के परिस्थितियां हैं और उनकी जो नीति और नीति है, उनका जो स्वभाव है, उस पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे क्योंकि वो कोलकाता से हैं। लेकिन मैं दिल्ली में बैठ करके जिस तरीके से देख सकता हूं तो कुल मिला के यही प्रकट करता है कि जगदीप धनखड़ जो है वो सच्चे स्वयंसेवक होने का जो परिचय दे रहे हैं, जो कि मनुष्यता की एकदम विपरीत है। और एक स्वयंसेवक जो मनुष्य नहीं हो सकता, ये बात उस बात को वो साबित जो है कुल मिलाकर के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ को संविधान भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। हालांकि पढ़ने लिखने से स्वयंसेवकों का कोई वास्ता होता नहीं है कुल मिलाकर के, और संविधान तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, संविधान के तो विरुद्ध ही है लोग कुल मिलाकर के। लेकिन फिर भी उनको पढ़ लेना चाहिए और अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते हुए ऐसे संकट के समय जो राज्य जब जूझ रहा है, मतलब राज्य का पूरा देश जब जिस समय जूझ रहा है, मनुष्यता के ऊपर संकट आया हुआ है, तमाम लोग जो है वो मारे जा रहे हैं मेडिकल सुविधाओं के अभाव में, और निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा भी कि प्रधानमंत्री ने आज पहली बार स्वीकार किया है कि गांव तक जो है ये पहुंच गया है और कुल मिलाकर ये पहुंच गया, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। तो प्रधानमंत्री आज अपरोक्ष रूप से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस बड़े संकट के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। तो ऐसे समय में अगर जगदीप धनखड़ जो है ये हिम्मत दिखा पा रहे हैं कि वो ओछी राजनीति करने के लिए नंदीग्राम पहुंच जाएं और कलकत्ता के अस्पतालों का जायजा ना लें, राज्य के अस्पतालों का जायजा ना लें, तो कुल मिलाकर के ये इस निकृष्टता के लिए क्या कहा जाए? मतलब डिक्शनरी में जो शब्द मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया था वो शब्द मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता,
लेकिन ये कुल मिला के उसी शब्द का जो है वो परिचायक है, उनकी हरकतें जो है कुल मिला करके मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कम से कम मैं जो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो जो परिचय दे रहे हैं, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वो कुल मिलाकर उस शब्द का ही जो है वो द्योतक है। कुल मिलाकर के मैं इस पर यही कह सकता हूँ। जी अमलेंदु जी, और कोशिश करूंगा कि हमारे साथ कोलकाता से हमारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट सुमन भट्टाचार्य जी को जल्दी से जल्दी हम जोड़ पाएं, ताकि उनके जो विचार हैं ओवरऑल, क्योंकि इस वक्त जब कोरोना महामारी से देश गुजर रहा है, काफी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, वैसे में अगर, और इतना ही नहीं, अगर पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन और संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा अगर हो गई हो और उस बीच माफ करें, राज्यपाल जी जो हैं वो जाते हैं और वहां राजनीतिक बयानबाजी होती है, तो ये कितना उचित है, इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार स्वीकार किया है, दो बातें उन्होंने स्वीकार की हैं, स्वीकार करें न करें, लेकिन उनके बयानों से साफ समझ में आ रहा है कि बातें जो हैं वो कहीं न कहीं स्वीकारोक्ति में हैं। पहली बात यही कि गांव-गांव तक कोरोना फैल चुका है और गांव में आशा वर्कर्स और साथ साथ जुड़ गए हमारे साथ सुमन भट्टाचार्य जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दो बातें कह रहे हैं, पहली बात तो ये आशा वर्कर्स और दूसरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में कह रहे हैं, उनको गांव तक भेजने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि सूबे को यानी राज्यों को सही आंकड़े देने चाहिए। ये कहीं न कहीं इस बारे में हम लोग भी चर्चा करते रहे हैं कि क्या सही आंकड़े हम तक नहीं आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सीधे सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा, आप अपनी बात जहां से आपकी बात कट हुई थी वहीं से मैं कहूंगा कि चालू कीजिए और जारी कीजिए, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। कुछ एक राज्यपाल ऐसे हैं जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं, उनमें से जगदीप धनखड़ भी हैं, और चुनाव से पहले भी हम लोगों ने देखा कि कैसी बयानबाजियां हो रही थी और भरसक कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की ओर पश्चिम बंगाल को ढकेल दिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया ममता बनर्जी की अपनी सूझबूझ के कारण। अब एक राजनीतिक बयानबाजी और उसमें इस कोरोना काल में नंदीग्राम जाना जगदीप धनखड़ का, ये कितना उचित देखते हैं आप? मैं आपको दो बात राजीव जी बोलना चाहता हूं। आप लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन दो और बात जोड़ना चाहता हूं। एक, ये कोरोना के लिए आज मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी की एक भाई, छोटा भाई, वो भी मर गए हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोरोना कितना डेंजरस है अभी सारा बंगाल में। उस टाइम में जगदीप धनखड़ कोरोना के बारे में नहीं सोच के सिर्फ एक बीजेपी, जो अमलेंदु जी, मैं जब मेरा लिंक फेलियर हो गया तब मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से, तो मैं अमलेंदु जी का बात सुन रहा था कि ये जगदीप धनखड़ सिर्फ एक आरएसएस की जो कार्यकर्ता है उसका जो रवैया होना चाहिए, उसका जो लैंग्वेज होना चाहिए, उसी तरह से जगदीप धनखड़ जी बात कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की, अभी उसका चुनाव हुआ है, वो लगभग 7 दिन भी नहीं हुआ है, वो अपना जिम्मेदारी संभाला है। उसका खुद का भाई आज कोरोना में मर गया है, फिर भी वो कोरोना के लिए, ये आपने जो बोला स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन आज रात से शुरू हो रहा है बंगाल में, लेकिन जगदीप धनखड़ को इस बारे में कुछ भी नहीं आता है। उसका सिर्फ एक ही चीज है, उसको जैसे भी हो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हरास करो, उसको परेशान करो और लोगों की जो अटेंशन है वो कोरोना की जगह दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दो। राजीव जी, मैं प्रधानमंत्री की बयान के बारे में आप बोल रहे थे, मैं एक दूसरा बात इसके लिए आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, जब अभी तक तो जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी है, वो तो कांग्रेस और नेहरू को सारे वक्त निकाल देना चाहता है। 70 इयर्स का जो इंडिया का हिस्ट्री है वो निकाल देना चाहता है। लेकिन आज के दिन में आप जो बोल रहे हैं वो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में बोल रहे हैं, जो बेसिकली यूपीए के टाइम में शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट है। कहां गए वो आरएसएस का कार्यकर्ता जो मोहन भागवत जी बोले थे, जो चीन के सामने आरएसएस के कार्यकर्ता खड़ा हो जाएंगे। आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी से भी जबरदस्त है,
तो ये जब प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि गांव गांव में कोरोना फैल चुका है, तब तो उन लोग उनको बोलना चाहिए, मेरे आरएसएस के भाई लोग आओ चलो कोरोना को देश से निकाल दे। तो वो कोरोना को निकाल देने के लिए आरएसएस का भाई लोग दत्तात्रेय होसबले हो या मुकुल कानिटकर जी, उन लोगों को नहीं बुला के आशा और आंगनबाड़ी वर्कर को क्यों बुला रहा है? उसको मानना पड़ेगा, ये बीजेपी को ये मानना पड़ेगा, नेहरू और गांधी जो सिस्टम को इंडिया में एस्टेब्लिश किया था, वही सिस्टम अभी तक चल रहा है। वही हेल्थ सिस्टम के भरोसा से अभी भी इंडिया जिंदा है। नहीं तो उन लोगों ने जो हालत किया है, उस हालत से तो पूरा देश का हालत खराब बना दिया है। राजीव जी, आपको याद रहेगा, आप इलेक्शन कैंपेन के बारे में बोल रहे थे, हर जगह पे जाके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बोलते थे जो डबल इंजन का सरकार चाहिए। डबल इंजन का सरकार का क्या मतलब? जो सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी। तो जो दो स्टेट से गंगा में डेड बॉडी आ रहा है, वो दोनों स्टेट में तो डबल इंजन का सरकार चलता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मोदी जी योगी आदित्यनाथ को फोन करके पूछा है जे क्यों गंगा में डेड बॉडी बह रहा है, और नीतीश कुमार जी को फोन करके पूछा है जे क्यों डेड बॉडी बह रहा है। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी का जो हालत है, उन्होंने पूरा सिस्टम से हाथ उठा लिया है और बोल रहा है कि तुम तो हमारे महान देशवासियों लोग, तुम अपने आप को संभालो। मैं पिछले दिन भी आपके प्रोग्राम में बोला था, जो और एक इंडिया की जो नया आइकॉन था आधार पूना वाला, उसको भी दिखाई नहीं देता है। वो लंदन में जाके बैठा है, ठीक है, वो लंदन में क्या कर रहा है क्या मालूम। लेकिन जो आज के दिन में जो अगर गांव गांव में कोरोना पहुंच गया है, तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारे आंखों में आंगुल दिखा के कहता है जो ये आरएसएस, जिसको हम लोग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, और मोहन भागवत जी सोचते हैं जो ये इंडियन आर्मी से भी स्ट्रांग है क्योंकि ये सारे हिंदू लोग हैं, वो बेवकूफ से भी खराब है। नहीं तो यूपी बीजेपी में आरएसएस का लोग जाके क्यों गंगा से शव नहीं निकाल रहा है? ये सारे लोग झूठ बोलते हैं, मक्कार है, और हमारे देशवासियों को एक झूठा सपना दिखा के इतना दिन चल रहा था। राजीव जी जी, बिल्कुल सही, आपकी बातों से इत्तेफाक भी रखता हूं मैं। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। खासकर ये दो तीन बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस पर चर्चा करना जरूर चाहूंगा। पहली बात तो ये कि कह रहे हैं कि गांव गांव तक फैल चुका है, ये पहली स्वीकारोक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन दूसरी बात ये कि सूबे जो हैं वो, यानी राज्य, स्टेट्स सही आंकड़े दें। ये एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राज्य सही आंकड़े दें, और इससे पहले आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश की अभी बड़ी तारीफ हो रही थी कि उत्तर प्रदेश ने काफी कंट्रोल कर लिया अपने यहाँ कोरोना के पेशेंट्स की संख्या अचानक कम कर दी। और उसी उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि जब लाशें तैर रही हों गंगा के ऊपर, नदियों के ऊपर, जहां गंगा के किनारे सैकड़ों लाशें दफनाई जा रही हों, और बहुत ही ऊपर सतही तौर पे और पीपीई किट के साथ में, तो इससे क्या माने हम? सबसे बड़ी बात यही आती है कि एक प्रधानमंत्री इस बात को अगर कह रहे हैं कि राज्य जो हैं वो सही आंकड़े दें, तो कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। क्या कहेंगे? देखिए, दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है कुल मिलाकर के। प्रधानमंत्री जो है वो, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से, गुजरात सरकार से खास तौर से कह रहे हैं कि आप जो है आंकड़े सही ढूंढे कुल मिलाकर के। जो सोशल मीडिया पे खबरें तैर रही हैं और कुछ अखबारों की कटिंग तैर रही है, अब उनकी सत्यता की बात तो नहीं किया सकती, लेकिन जो है उसका अभी तक किसी ने खंडन भी नहीं किया, तो इसलिए उनको संशय के आधार पर सत्य माना जा सकता है कि गुजरात में जो है, एक देख रहा था कि किसी अखबार की कटिंग थी, उसमें उसका मतलब ये था कि गुजरात सरकार ने 3000 डेथ के जो है वो माना कि उसने 3000 ली है कोरोना से, और जो डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं वो 73,000 जारी हुए हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का है, मतलब एक अखबार की कटिंग थी जो 10 जिलों के अंदर जो गंगा किनारे 2000 शब्द जो है वो गढ़े हुए हैं, उसकी रिपोर्ट है। तो इस तरीके की जो खबरें हैं ये सब जाहिर करती हैं कि
आंकड़ों में जबरदस्त हेराफेरी जो है वो कुल मिलाकर के हो रही है। एक अखबार की कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट थी कि 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में नोएडा में जो है वो 37 बताया गया कि 37 डेथ्स जो है वो कोरोना से हुई है। और जो अखबार की रिपोर्ट बताती थी, जो नोएडा का जो सेक्टर 37 का जो मोक्ष आश्रम कहा जाता है, वहां जो है वो 1070 जो है वो शायद कुल मिलाकर के क्लिनिशियन जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए। तो ये जिस तरीके से ये लगातार जो आंकड़ों में जबरदस्त अंतर है, ये कुल मिलाकर के स्थिति साफ जाहिर करता है कि जिस तरीके से आंकड़े दिए जा रहे हैं उन आंकड़ों में बहुत जबरदस्त हेराफेरी है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो लगातार इस बात कह रहा है कि आंकड़ों में जो है भारत में जबरदस्त हेराफेरी की जा रही है। और इस तरीके से अगर प्रधानमंत्री की बात सच मान ली जाए, जिस तरीके से राज्यों से कह रहे हैं कि आप जो है सही आंकड़े दीजिए, और जो अखबारों की रिपोर्ट आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो बता रहा है, तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो 2.5 लाख के आंकड़े बताए जा रहे हैं मौतों के, वो निश्चित तौर पर जो है 25 लाख के आसपास हो चुके हैं अब तक कुल मिलाकर के। ये जो है मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी मुझे लगता है कि ये बात स्वयं मान रहे हैं कि आंकड़े जो है लगभग इसके आसपास हैं। अब क्योंकि प्रधानमंत्री जिम्मेदार पद पर बैठे हुए और इस्तीफा भी देना नहीं चाहते, तो इसलिए वो ये सीधे स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इतनी मौतें जो है उत्तर कुल मिला के भारत में हो चुकी हैं। और चूंकि वो ये मान रहे हैं कि इसके लिए सरकार दोषी है सब मिला करके, तो वो इस्तीफा देने से बचना चाहते हैं और उसको मतलब इस्तीफा देने के लिए वो तैयार भी नहीं है। तो इसलिए वो अपरोक्ष रूप से जो सारी बातें कुल मिलाकर मुझे लगता है कि स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने अपरोक्ष रूप से ही सही, लेकिन इस बात को स्वीकार किया है कि देश के अंदर स्थिति बहुत खराब है और सरकार जो कुल मिलाकर के फेल हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब जो मांगे उठ रही है लगातार कि देश के अंदर एक राष्ट्रीय सरकार बने और प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाए, लगता है कि वो सही समय आ गया है। प्रधानमंत्री जब इस पद तक पहुंच गए हैं कि अपरोक्ष रूप से भले वो स्वीकार कर रहे हैं, तो अब इस समय आ गया है और एक राष्ट्रीय सरकार बने और कुल मिलाकर जो देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका राष्ट्रीयकरण होने की स्थिति आ गई है। और प्रधानमंत्री जी आशा वर्कर्स की जो बात कर रहे हैं, आप देखिए आशा वर्कर्स के साथ कितना गलत सलूक जो है इस सरकार ने पूरे 1 साल के अंदर कोरोना पीरियड के अंदर किया है। कुल मिलाकर के जबरदस्ती नौकरियों से हटाया गया है, 60 साल से ऊपर की आशा वर्कर्स है उनको हटाया गया है। आपने उनको कोई जो है कोरोना अलाउंस अलग से नहीं दिया है। कांग्रेस जो मांग कर रही है, जो अन्य राजनीतिक दलों ने भी मांग की थी 5,000 रुपए अलग से जो उनको अलाउंस दिया जाए कोरोना पीरियड का, मतलब वो तो छोड़ दीजिए, उनको समय से तनख्वाह ना आप नहीं दे रहे हैं, अलाउंस की बात छोड़ दीजिए। पूरे साल जो ये मांग होती है कि आशा वर्कर्स को पीपी किट आप दीजिए। आपने जो मौत की आशा वर्कर्स को धकेल दिया बिना पीपी किट दिए हुए। तो ये स्थितियां जो है ये कुल मिलाकर के सरकार की लापरवाही, और लापरवाही नहीं आपराधिक कृत्य मैं कहूंगा इसको, सरकार का ये आपराधिक कृत्य है। तो कोरोना वॉरियर्स के साथ भी और देश की जनता के साथ भी, दोनों के साथ में कुल मिलाकर के ये आपराधिक कृत्य, और सरकार को इस आपराधिक कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। और कोरोना वॉरियर्स जो है, आशा वर्कर्स जो है, उनके लिए भी जो 50 लाख की जो एक राशि है हताहत होने की स्थिति में कोरोना से, तो उसकी जो है घोषणा करनी चाहिए। हालांकि जो पहले घोषणा की गई थी वो भी इस सरकार ने वापस ले ली है कुल मिला के। अभी तक मुझे सूचना नहीं है कि वो फिर से बहाल कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया, उसको बहाल किया जाना चाहिए। और सरकार को अपने दोष जो है उनको लगातार स्वीकार करना चाहिए। और ईमानदार सरकार वही होती है जो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करे, जो चीज सरकार के अंदर खासतौर से प्रधानमंत्री के अंदर जो है जिसका सर्वथा अभाव है, मुझको लगता है कि एक जवाबदेह सरकार, एक जिम्मेदार सरकार, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता देश को संकट से उबारने की होनी चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होना चाहिए और पिछली गलतियां जो उनसे सबक लेके आगे वो गलतियां ना हो उसके प्रति जो है कार्रवाई की होनी चाहिए, जो भी सरकार में मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इस दिशा में आगे बढ़ के स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मांग दिया है, उनकी सरकार की गलतियां हैं और इसके लिए वो दोषी है। अब उनको आगे जो है वो ठीक से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए प्रधानमंत्री अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी अजीत सुमन जी, सवाल ये है कि आप देखिए पूर्वोत्तर में लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, फिर इधर आए तो गुजरात में बीजेपी, फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी, कर्नाटक में बीजेपी, आधे से ज्यादा देश के राज्यों में बीजेपी, मतलब 60% 70% राज्यों में बीजेपी की सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा राज्य, उनके जो राज्य हैं, क्या वही सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, या कुछ एक राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, केरल है, या अब तमिलनाडु उनके हवाले नहीं है लेकिन पुदुचेरी अब उनके हवाले है, बीजेपी के हवाले है, या जैसे तेलंगाना और इसकी बात हम कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, कुछ एक राज्य ही ऐसे हैं, या
पश्चिम बंगाल, अब अभी बात करें हम तो कुछ एक राज्य ही ऐसे हैं जो लेकिन आंकड़े छिपाने वाली बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो ये किसी प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुनी क्या पहले कि हाँ हमारे राज्य ही आंकड़े छुपा रहे हैं? सुमन जी। राजीव जी, मैं इस क्वेश्चन की जवाब देने से पहले आपको एक बात याद करा दूंगा। अमरिंदर जी वो बहुत अच्छे बोलेंगे शायद मेरे। ये जो गवर्नमेंट है यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी जी वो पर्सनालिटी है जो कोई भी आउटसाइडर सिकंदर को धकेल देगा। वो चंद्रगुप्त मौर्य है और उनका जो चाणक्य है जो अमित शाह जी, जो सारे जगह पे सारे सरकार को गिरा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। आपने पिछले 10 दिन से उसको देखा है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर डेथ की जो फिगर है उसको स्टेट सही आंकड़े नहीं दे रहा है तो वो दिखना किसकी जिम्मेदारी है? वो तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यही देखेंगे, या जो नितिन गडकरी जी की जो दफ्तर है उसको देखना नहीं है। और अमित शाह जी जो भारत के चाणक्य है, उनका जो डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट के अंदर है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो कहां है अमित शाह जी जो बंगाल में आके या किसी भी स्टेट में आके उस स्टेट की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए बोल रहे थे? तो वो क्यों अपना बीजेपी चीफ मिनिस्टर लोगों को, येदियुरप्पा हो या रूपाली जी हो या शिवराज सिंह चौहान हो या मनोहर लाल खट्टर हो, उन लोगों को फोन करके क्यों नहीं बोल रहे हैं जो आप झूठे में नंबर दे रहे हो? क्योंकि जो अमरिंदर जी बोल रहे थे, हम लोगों को अब ये समझ लेना चाहिए जो ये गवर्नमेंट की जो दिल्ली के बहुत सारे मैगजीन में कवर स्टोरी भी आ गया है, कांग्रेस के वर्कर्स लोग जाके एफआईआर भी डाला है। दिस गवर्नमेंट इज एब्सेंट, देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नमेंट, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड ऑन नरेंद्र मोदी जो बीच बीच में आके ना वोकल टर्निंग देता है। हमारे बहुत सारे पुराना सिनेमा या आपके वहां पे होता है कि नहीं, मेरे को मालूम है, यहाँ पे होता है जात्रा, वहां पे एक विवेक नाम का बंदा होता है जो आके बीच बीच में डायलॉग बोल के चला जाता है। आपको याद रहेगा शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा हिट सिनेमा था जहां पे नाना पाटेकर ऐसे रोल किया था, जो बीच बीच में आके ना एक डायलॉग देके चला जाता है। आपको उससे मालूम पड़ता है इसके बाद क्या होगा। ये नरेंद्र मोदी जी आप उस बात पे चले गए। वो आके बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहा है जो सारे जो स्टेट है वो उनको फिगर नहीं दे रहा है। तो आपने तो बिल्कुल ठीक बोला है, मैं तो नाम करके बोल रहा हूं। वो येदियुरप्पा जी को फोन करके पूछे बेंगलुरु में कितने लोग मरे हैं, और बेंगलुरु में तो उनका हिंदू सम्राट तेजस्वी सूर्य जी है जो सारे कुछ जानता है। तो तेजस्वी सूर्य जी बोले कर्नाटक में कितने बंदे मर चुके हैं। वो मनोहर खट्टर जी को पूछे जो कितने लोग मरे हैं, और हिंदू का नया हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी बताए जो कितने शव जमा हुआ है। एंड राजीव जी, इन लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक बेस से जाएंगे तो जितना आंकड़े हम लोगों को नहीं मिल रहा है उसमें से भी अगर मान लीजिए जो अमरिंदर जी बोल रहे हैं जो 2.5 लाख का फिगर है, लेकिन वो 25 लाख हो सकता है। तो मान लीजिए अगर 20 लाख लोगों का फिगर हम लोगों के पास नहीं आया है तो 20 लाख में 15 लाख हिंदू है। ये लोग जो बोलते हैं ना जो हम लोग हिंदू का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो झूठे बात है। यूपी में जो लोग मरे हुए हैं, बिहार में जो लोग मरे हुए हैं, वो सारे हिंदू हैं। ये लोग अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये अपने कंट्री को क्या प्रोटेक्ट करें? ये सारा जुमलाबाजी और सारा इवेंट मैनेजमेंट चलता है। आपने हमारा बंगाल का नया फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा जी ने चिट्ठी लिखा और निर्मला सीतारमण को अचानक याद आ गया जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग बुलाना चाहिए। आपका छत्तीसगढ़ स्टेट का भी मेरे को याद है, पिछला 1 साल से सारा जो अपोजिशन का स्टेट है वो बोल रहे हैं जीएसटी में हमारा जो शेयर है वो हमको दो, नहीं तो हम ये रिलीफ वर्क, हम ये सोशल वेलफेयर, हम हमारा सारा एक्टिविटी को कैसे जारी रखेंगे। 1 पैसा निर्मला सीतारमण ने रिलीज नहीं किया।
लेकिन आप क्या भूल जाएंगे जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कितना पैसे इन्होंने पानी की तरह बढ़ाया है? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर से आप अयोध्या का हिंदुओं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अयोध्या में जो इलेक्शन हुआ वहां पे भी योगी आदित्यनाथ जी हार गए। मैं पंचायत की इलेक्शन के बारे में बोल रहा हूं। ये लोग सारे जो भी स्टेप्स लिए हैं वो सारा स्टेप्स गलत है, और इन लोगों के पास एक ही बंदा था, अदानी जी, महान गौतम अदानी जी। तो गौतम अदानी जी को सारा चीज बेच सकते हैं, लेकिन कोरोना का जिम्मेदारी तो अदानी जी नहीं ले सकते हैं। अदानी जी की पूरा फैमिली तो चार्टर्ड फ्लाइट में लंदन चला गया है। तो ये है प्रॉब्लम। ये जो सरकार है ये अपने ग्राउंड पे खड़ा नहीं है। और अमरलिंग जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, ये आशा और आंगनबाड़ी वर्कर का नाम मुंह पे कैसे ले सकते हैं? आप भूल जाओ, हम लोग भूल जा रहे हैं ये सारा यूपीए का कंट्रीब्यूशन है। तो इतने दिन सारा मनमोहन सिंह खराब, नेहरू खराब, सब लोग खराब, मैं और मेरा दामोदर विनायक सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय जी अच्छा। तो आरएसएस का वर्कर क्यों नहीं सामने आ रहा है? आरएसएस का आपको तो मालूम है, आरएसएस बोलता है हमारा 430 ऑर्गेनाइजेशन है। कहां है सेवा भारती का सारा वॉलंटियर? कहां है चिकित्सा भारती का सारा वॉलंटियर? सब लोग भाग गया है। लेकिन आज के दिन में ये उसके भरोसे में गवर्नमेंट में टिका हुआ है, जो पुराना जो इंडिया का पुराना स्ट्रक्चर है, जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अमलेंदु जी, आपके पास आने से पहले थोड़ा सा अब सीधा जब हम बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं, और राज्यों में खासकर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की तारीफ WHO से लेकर के और नीति आयोग तक कर रहा है कि बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश ने कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी कर दी है, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ तारीफ के काबिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो उसी उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही डराने वाली खबरें आ रही हैं। और खासकर जब हम गंगा पुत्र कहां है ये पूछते हैं कि कहां है गंगा पुत्र, तो आप याद कीजिए कि जब बनारस पहुंचे थे तो बहुत ही फिल्मी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो आखिर मां गंगा ने बुलाया आपको, मां गंगा का आंचल बहुत बड़ा है, बुलाया था उन्होंने, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वहां आपको स्टैब्लिश भी किया। वहीं से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलाए, लेकिन सांसद बनने के बाद। लेकिन आज उसी गंगा में लाशें तैर रही हैं, आज उसी गंगा के किनारे लाशें दफनाई जा रही हैं। तो कहां है गंगा पुत्र? इस पर क्यों नहीं सवाल किया जाए, इस पर क्यों नहीं जवाब मांगा जाए? और इस बारे में जब बात पूछी जाएगी तो ये बात भी आएगी कि कहां है वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में ये क्या हो रहा है। बिहार में भी बहुत सही अभी कहा था सुमन भट्टाचार्य ने कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हमने ये जो कि दोनों राज्य बीजेपी शासित हैं, लाशों को तैरते हुए हम देख रहे हैं। और एक राज्य और जोड़ दूं, वो राज्य मध्य प्रदेश है, वहां भी लाशें मिली। तो मध्य प्रदेश राज्य भी बीजेपी शासित राज्य है। तो इन राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में ये हो क्या रहा है? तो सवाल तो उठेगा कि कहां है गंगा पुत्र। एक दो ट्वीट दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो देखिए, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या ट्वीट किया है वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही गंभीर चर्चा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। ये देखिए, थोड़ा पोएटिक अंदाज में है, राइम में है, लेकिन बहुत ही गंभीर मसला है और बहुत गंभीर बातें लिखी है राहुल गांधी ने कि जो कहता था कि गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मां गंगा के आंचल में लाशें फेंकेंगे तो क्या कहा जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। अब चलिए आगे बढ़ें और लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कहते हैं जरा वो भी बताइए। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 2000 से अधिक शव गंगा में, आश्चर्यजनक है कि 2000 से अधिक शव गंगा में। इतनी गरीबी है कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसीलिए शवों को गंगा जी में बहा दे रहे हैं या दफन कर दे रहे हैं।
कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। देखिए, एक साथ बहुत सारी बातें लालू प्रसाद यादव की इस टिप्पणी में, इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। आप याद कीजिए कि इस आपदा के समय अवसर की तलाश कर रही सरकार किस प्रकार निजीकरण का खेल खेल रही है, और उसमें आज जो हो रहा है उसको लेकर माफ करें, लालू प्रसाद यादव का जो ये तंज है, जो ट्वीट है, ये बहुत कुछ कहता है। अमलेंदु जी, सबसे पहले आपके पास लेकिन कुछ आंकड़े और देना चाहूंगा। एक अखबार के हिसाब से, जिसे लालू प्रसाद यादव ने तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने जरूर उसे टैग करके ट्वीट किया था, जो ट्वीट पहले हमने दिखाया है, उस अखबार के मुताबिक यूपी के 27 जिलों में 140 किलोमीटर की दूरी में 2000 से ज्यादा शव पानी पर उतरा रहे हैं, मतलब पानी पर तैर रहे हैं, ऐसा देखा गया। ये आंखों देखी रिपोर्ट है, और उसमें यह है कि 27 जिलों के 1140 यानी 1140 किलोमीटर की दूरी में 2000 से ज्यादा लाशें पानी पर उतरा रही हैं, तैर रही हैं। और खासकर इसमें कानपुर है, कन्नौज है, उन्नाव है, गाजीपुर है, बलिया है, इसमें हालात बहुत ही खराब हैं। कन्नौज में गंगा किनारे 350 से ज्यादा शव हैं, वहीं कानपुर में गंगा किनारे और पानी में लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। कुछ जगहों पर लाशों को कुत्ते और चील कौवे नोच रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रशासन उन लाशों पर मिट्टी डालने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ विजुअल्स ऐसे भी आए कि गंगा में अब पुलिस गश्ती बल के साथ में गश्त कर रही है, पुलिस पहरादारी कर रही है कि कोई लाश फेंके नहीं, कोई दफनाने आए तो पूरा का पूरा बायोडाटा लेकर के और उसके बाद उसका अंतिम जो संस्कार होता है वो किया जाए। ओवरऑल ये भयावह तस्वीर, इस तस्वीर को लेकर के कितनी चर्चा की जाए और जितनी भी चर्चा होगी वो कम होगी, लेकिन फिर भी अमलेंदु जी, इस छोटे से कार्यक्रम में इस पर चर्चा अगर न करें तो फिर हमारा ये कार्यक्रम अधूरा होगा और हम लोग अपनी पत्रकारिता से कहीं न कहीं बेईमानी करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग इन बातों की चर्चा करें, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन देश के लिए ये गंभीर हालात हैं और इसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? फिर उसके बाद सीधे आऊंगा सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास में, लेकिन अमलेंदु जी सबसे पहले। देखिए, एक तो पहले मैं लालू जी के ट्वीट से बात शुरू करूंगा, फिर राहुल गांधी के ट्वीट पे आऊंगा और सारी चीजों पे आऊंगा। लालू जी ने जो ट्वीट किया है कि नीति आयोग जो इसको कहीं निजीकरण के लिए व्यस्त होगा, इसको कराने के लिए, तो सोशल मीडिया पर ये जुमला बहुत समय से तैर रहा था कि मालूम नहीं था कि इतनी लाशें बिछेंगी, वरना अडानी और अंबानी को इसका भी ठेका दे दिया गया होता। पटना के ही 3 शमशान घाट जो है उनका निजीकरण किया जा चुका है, और ये शायद 18 या 19 अप्रैल की खबर है। उसको तेजस्वी यादव ने हिंदुस्तान अखबार की खबर थी, उसकी खबर को ट्वीट भी किया था। तो ये काम शुरू हो गया है, और अब इसमें जो है अंबानी अडानी कब उतरेंगे ये देखना होगा। मोदी जी के मित्र हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी इसमें उतरेंगे। स्थिति यह है कि कल मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था कि शव जलाने के लिए जगह नहीं मिली, तो घर के गैस सिलेंडरों से घर के अंदर जो था वो शव जो था वो जलाया जा रहा था। बहुत भयावह स्थिति ये देखने वाली है, और मुझे लगता है कि मोदी जी के अंदर अगर मनुष्यता होगी तो उनको भी ये देख लेनी चाहिए वीडियो, और अगर मनुष्यता है तो उसको थोड़ा सा विचार करने को मिला करके। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। ये सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं, देश जुर्माने पे आगे खड़ा हुआ है, इसके लिए सिर्फ मोदी जी की वाचालता और संकट को सही समय पे ना भापना, ये 2 कारण है कि आज इस जुर्माने पे देश आकर के खड़ा हो गया है। क्योंकि मोदी जी की बनाई हुई जो कमेटी थी उसने जनवरी के आखिर में ही और फरवरी में दोबारा फिर उठा ये कह दिया था कि बहुत भयंकर जो है सुनामी दूसरी कोरोना लहर की आने वाली है और उससे निपटने के इंतजाम किए जाने चाहिए। उसके बाद ही मोदी जी जो थे वो अक्षर डलवा करके चुनाव करवा रहे थे, चुनाव की रैलियां कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो जानबूझ के जो है पूरे उत्तर प्रदेश को मौतों में धकेला गया पंचायत चुनाव करा करके। और अभी भी जो सूचनाएं आ रही है, मुझे लग रहा है कि शायद जून के आखिर में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव, जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव है वो कराए जा रहे हैं कुल मिलाकर के। यानी अभी भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है, इनको सिर्फ जो है सत्ता चाहिए, वो चाहे लाशों के ऊपर हो, कुल मिलाकर के स्थिति जो है ये बनती है। ये परिस्थितियां जो है ये बहुत देखने वाली है। और सुमन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग मर रहे हैं
और कुल मिलाकर के जो लाशें की जो दुर्गति हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश भी है कि लाशों का भी जो है अंतिम संस्कार का अपना राइट है, और उसकी भी जिस तरीके से जो है बेइज्जती हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना हो रही है, कुल मिलाकर के इसमें 85% तो निश्चित तौर पे हिंदू है ही, क्योंकि जनसंख्या का 85% हिंदू है भारत की। तो अगर मान लिया जाए कि बराबर से ही मौतें हो रही है, तो 85% तो हिंदू निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के है ही। और देहात की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तो ये स्थिति जो है कुल मिलाकर के बहुत खराब है, और हम लोग तो इस पर चर्चा कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार के अंदर भी चर्चा होनी चाहिए, और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए कुल मिलाकर के। जो स्थिति है उसमें हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है, आपदा प्रबंधन उस गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। आपदा एक्ट जो है वो लागू है, अंतर्गत जो है राज्य सरकार भी अब लॉकडाउन लगा रही है, और प्रधानमंत्री ने भी जो था वो बिना राज्य सरकारों के पूछे हुए पिछले साल जो था वो लॉकडाउन लगाया था। तो वो गृह मंत्री की जिम्मेदारी क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है कुल मिलाकर के। आप देखिए कि जो लोग इस संकट के समय मदद कर रहे हैं, उनसे जो है पुलिस जांच कर रही है कि आपने मदद किस तरीके से की। मतलब मदद करना जो वो गुनाह हो गया, और लोगों को मौत के मुंह में धकेलना जो वो इस सरकार में जो लोग हुए हैं, उनसे कौन जांच करेगा, उनकी जांच किस तरीके से होगी कुल मिलाकर के। ये सारी स्थितियां जो है ये सब बहुत भयावह होती जा रही हैं, और हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि अब विपक्ष को भी जो है इस पर और ज्यादा गंभीरता के साथ सवाल उठाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ये सही समय है कि विपक्ष को मांग करनी चाहिए, राष्ट्रपति को जानना चाहिए कि ये सरकार जो पूरी तरीके से निकम्मी और नाकारा साबित हुई है संकट के समय में, अब एक राष्ट्रीय सरकार जो बननी चाहिए, और जिम्मेदारी जो है वो सबकी होनी चाहिए। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी अब आगे बढ़ करके जो है जिम्मेदारी कुल मिलाकर के निभानी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री जो है वो अपनी जिम्मेदारी कुल मिलाकर के स्वीकार करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से बनती ही रहेगी। जी, लेकिन सवाल यही है कि कहाँ है गंगा पुत्र। गंगा के किनारे दफनाई जा रही हैं लाशें, गंगा में तैर रही हैं लाशें, और चारों तरफ हाहाकार का आलम। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि गांव-गांव तक फैल चुकी है बीमारी, ये कहा जाए कि सूबे सही आंकड़े दें, ये कहा जाए कि अब गांवों को अच्छी ऐसी भाषा, जो सामान्य भाषा, जो सबको समझ में आए वैसी भाषा में बताया जाए कि कैसे क्वारंटीन रहा जाए, कैसे आइसोलेशन में रहा जाए, किन चीजों का उपयोग किया जाए, ये तमाम बातें अगर आज अब सोची जा रही हैं, कही जा रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर के वैक्सीन तक की जो बातें होती रही हैं, बेड से लेकर अस्पताल तक की जो बातें होती रही हैं, इन सब मांगों पे, इन सब जो डिमांड्स थी, इन सब पे अगर आज से महीना भर पहले भी, 2 महीना पहले भी अगर सोचा समझा जाता तो बातें कुछ और होती। लेकिन सुमन जी, सीधे जब हम उत्तर प्रदेश और गंगा की बात कर रहे हैं, आप कोलकाता में हैं जहां गंगा जाकर समुद्र से मिलती है, और ये पूरा का पूरा एक गंगा जो है वो गंगोत्री से निकल करके वहीं वेस्ट बंगाल आती है, आप सब हम सब जानते हैं, और आप वहां हैं। और ये हो ना हो, इन लाशों को कल को अगर तैरते तैरते पहुंचे तो आप वहां तक देख भी सकते हैं। अगर वो स्थिति, मैं नहीं चाहता हूं कि वैसी स्थिति भी आए कि वहां तक अब आने वाले समय में हम लोगों को ये भयावह दृश्य भी देखना पड़े। लेकिन ओवरऑल जब हम एक राज्य की तारीफ के पुल बांधते हैं, एक राज्य को ये बताते हैं कि ये बहुत तेजी से अपने यहाँ कंट्रोल कर लिया, उसी राज्य में अगर ऐसी खबर आए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ उसी बिहार में आप देखिए कि वहां भी ऐसी खबर वहां से भी आए, और वहां के डीएम साहब जो पटना के डीएम हैं वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसी लाशों को दफनाने की हम व्यवस्था, जलाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, अंतिम संस्कार की व्यवस्था हम लोगों ने निःशुल्क की हुई है। लेकिन ये जरूर सब लोग मान रहे हैं कि लाशें आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे आप सुमन जी? बहुत ही गंभीर मसला है और बोलते नहीं बन रहा है, मुझसे सवाल पूछते नहीं बन रहा है, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओवरऑल इस परिस्थिति को देख करके, समझ के, एक पत्रकार के नजरिए से आप कैसा देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इसको? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने बोला है वो हो सकता है कभी भी ये जो लाश है ये गंगा से बह के
बंगाल में भी आ सकता है। और उसके लिए बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे यहाँ पे जहां पे पहले गंगा आता है वो मालदा, हमारे नॉर्थ बंगाल के आसपास, तो वहां पे हमारे जो मालदा की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों ने पूरा तैयारी करके रखा है, जो जैसे भी लाश दिखे वो लाश उठवाएंगे और वहां पे उसका फ्यूनरल की इंतजाम करेंगे। तो वो सोच तो अभी तक बंगाल की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ रहा है। ये तो हम लोग, क्योंकि वी आर ऑन द डाउन साइड। लेकिन क्योंकि आप गंगोत्री के बारे में बोला है, मैं आपको और छोटी सी बात याद दिला दूं। अमलेंदु जी भी और बहुत अच्छे तरीके से बोलेंगे। जब कोरोना की बात हो रहा है, जब गंगा की बात हो रहा है, कहां है गुरु रामदेव जी, जो कोरोना के पहले ओएफ के टाइम में कोरोना के लिए एक दवाई भी बना दिया था, कोहोनील, और जिसका उद्घाटन के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार की हर्षवर्धन जी हाजिर हो गए थे। तो क्या आज हर्षवर्धन जी या नरेंद्र मोदी जी मानते हैं जो रामदेव जी की वो दवाई बेकार था, वो झूठा था, और क्योंकि वो उनके आइडियोलॉजी से सूट करता है, इसीलिए उन लोगों ने एक झूठा दवाई को प्रमोट किया था, जो एक सीरियस क्राइम है। और अमलेंदु जी जो बोल रहे थे, मैं उसके कनेक्शन में राजीव जी आपको याद दिला दूं, आपने भी शायद देखा है, मैं अभी चेक कर रहा था, जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पोस्टर लगाए थे वैक्सीन के लेकर, उनमें ऐसे 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर लिविंग राजीव जी। हाँ, ये कौन सा इंडिया का गणतंत्र है जहां पे आपको वैक्सीन के मांग पे अगर आप पोस्टर लगाते हैं तो दिल्ली पुलिस आके आपको अरेस्ट करता है। देखिए, जो लैंसेट, द वर्ल्ड फेमस मेडिकल जर्नल ने जो लिखा है, जब ये गवर्नमेंट का काम था, जो कोरोना की सेकेंड वेव आ रहा है, उसके लिए प्लान करो, क्या करो, तब ये गवर्नमेंट सिर्फ 2 काम कर रहा था, सिर्फ 2 काम। और क्या तकजीब की बात है, उन दोनों काम से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बहुत अच्छे ताल्लुकात है। एक है बंगाल या दूसरा स्टेट का असेंबली इलेक्शन, और उनका दूसरा काम था उनका सुपुत्र जय शाह की आईपीएल को ऑर्गेनाइज कर रहे। आईपीएल उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऑक्सीजन सिलेंडर को जुगाड़ करने से, क्योंकि आईपीएल अमित शाह के लिए एक ऐसा गोल्ड माइन है ना, जहां से सारे लोगों को पैसा निकालता है। तो वो लोग आईपीएल ऑर्गेनाइज कर रहे थे राजीव जी। उन लोगों को आईपीएल ऑर्गेनाइज करने का टाइम था। जय शाह को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी के नाम से नया स्टेडियम ऑर्गेनाइज करने की ताकत था और टाइम था। और अमरेंद्र जी ने जो बोला है, वो स्टेडियम को एक तरफ अंबानी गेट और एक तरफ अदानी गेट बनाने के लिए टाइम था, लेकिन कोरोना के लिए वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग करने का टाइम नहीं था। ये हमारी गवर्नमेंट का हालत है। आप सोचिए, जो एक गवर्नमेंट आईपीएल ऑर्गेनाइज कर सकता है। आईपीएल क्या है? इस टाइम में आईपीएल आपको जरूरी था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं गांव-गांव में कोरोना फैल चुका है। उस वक्त तो बंगाल की जो क्रिकेट जर्नलिस्ट है, क्योंकि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली बिलोंग्स टू बंगाल, अभी बंगाल के सारे क्रिकेट जर्नलिस्ट बोल रहे हैं जो आईपीएल इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर था इंडिया को नॉर्मल दिखाने के लिए। ये दिखाने के लिए देखो हमारा जो सारे स्टेट है, जो हमारे रूल स्टेट है, गुजरात, कर्नाटका कितना अच्छा चल रहा है। अभी ये जय शाह क्या बोलेंगे? जितना पैसे उन्होंने लगाया था अहमदाबाद स्टेडियम बनाने के लिए, अहमदाबाद शहर की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्या वो पैसा खर्च किया गया था? आप जो बोल रहे थे तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे राजीव जी। ये मध्य प्रदेश में भी शक का, जैसे हम लोग यूपी और बिहार के बारे में बोल रहे थे, मध्य प्रदेश से भी ये डेढ़ मोदी का बात आ रहा है। आपको याद रहेगा पिछले साल लॉकडाउन को देर से करा गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए उन लोगों को टाइम चाहिए था।
देखिए क्या हिस्ट्री इज अ वेरी यूनिक थिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का सरकार को ला दिया, सरकार तो ला दिया मध्य प्रदेश में, लेकिन आज तक मिनिस्टर बन नहीं पाया। राजीव गांधी बिल्कुल ठीक बोला था, जो कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार है वो बीजेपी में अभी बैक बेंचर है। बैक बेंचर भी नहीं, आजकल तो उनको ढूंढने से भी नहीं मिलता, अमित शाह ही नहीं मिलता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां गया। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार की गिराने के लिए उन्होंने लॉकडाउन को धकेल दिया, लॉकडाउन देर से किया। तो आज मध्य प्रदेश का क्या हालत है, आज गुजरात का क्या हालत है, ये सब चीज को पूछना चाहिए। देखिए अमरेंद्र जी जो बोल रहे हैं, जो नेशनल गवर्नमेंट, मेरे को नहीं लगता है जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की दिमाग में या दिल में इतना बड़प्पन है, लेकिन कम से कम जो कांग्रेस या दूसरे पार्टी की जो एक्सपीरियंस्ड हैंड है, जो लोग सलाह दे सकते हैं जी इकोनॉमी को कैसे चलना चाहिए, कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालना चाहिए, वो मदद या वो सजेशन क्या वो लोग लेंगे। आपको याद रहेगा जब मनमोहन सिंह ने एक चिट्ठी लिखा था और 10 पॉइंट को सामने लाया था, क्या घटिया तरीके से प्रकाश जावड़ेकर उसका विरोध किया था, क्या घटिया तरीके से हर्षवर्धन जी उनका विरोध किया था। इन लोगों ने भूल गया है जो गवर्नमेंट कैसे चलता है। इन लोगों को अमरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज सोच में है, कैसे पावर में आ जाए, कैसे पावर में आ जाए। नहीं तो आज अमित शाह कहां है। बंगाल की इलेक्शन के पहले तो ममता बनर्जी अमित शाह को सीधा चैलेंज किया था, जो अगर आप लोगों ने कोरोना की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और अगर चुनाव में हार गया मैं तृणमूल छोड़ दूंगा। तो अमित शाह जी का इतना भी ताकत नहीं है जो रेजिग्नेशन डाल दे। वो रेजिग्नेशन नहीं डालते हैं क्योंकि मालूम है अगर आज होम मिनिस्टर से हट जाएंगे तो ये सारा लोग उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, उनको बाकी जिंदगी उनको बेटे जय शाह को जेल के भी अंदर रहना पड़ेगा। ये सारे लोग एक ही चीज जानते हैं। और राजीव जी मैं आपको, ये लोग बहुत बड़े हिंदू और हिंदू मिथोलॉजी के बारे में बोलते हैं ना। हमारा हिंदू मिथोलॉजी में या इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा हिंदू किंग था, उसका नाम है अशोक। उन्होंने कलिंग युद्ध में जब देखा था कि इतना लाशों का ढेर, उसके पहले उसको चंडाशोक कहते थे, लेकिन वो कलिंग युद्ध में देख के वो धर्माशोक बना था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये सब देखने के बाद भी सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट में अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है आज से 20 साल बाद आके कोई दिल्ली में बोलेगा ये पार्लियामेंट भवन कौन बनाया था, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह बनाया था। उन लोगों को मालूम नहीं है। उसके साथ ये भी बोलेगा कि ये वो लोग हैं जो हमारे देश को इतना परेशान किया था, इतने लोगों को मौत के घाट में उतार दिया था। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। राजीव जी बिल्कुल, इतिहास बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ बताएगा, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमन जी कि इतिहास में जब ये पूछा जाएगा कि ये सेंट्रल विस्टा किसने बनवाया था, तो उसके साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि कब बना था, और जब बना था तब इस देश में लाशें बिछ रही थीं, और गंगा का किनारा हो या गंगा नदी हो या कई दूसरी नदियां हो, अभी तो सिर्फ गंगा और उसमें खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की बात आ रही है। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी सूरत जो है वो दिखाई दे आने वाले समय में, लेकिन जो भी है वो बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। लेकिन इसी बीच कल एक खबर आई थी, वो खबर ये थी कि जो लोग इस कोरोना काल में मदद कर रहे हैं उन्हें जिस प्रकार परेशानी में डाला जा रहा है, जैसे आप बिहार में पप्पू यादव को देखिए, पप्पू यादव मदद करने निकले और किसी को एक्सपोज किया, किसी को क्या आप जानते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी को एक्सपोज किया, तो वो आज जेल में है।
श्रीनिवास वी जो हैं वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लगातार मदद कर रहे हैं। कल श्रीनिवास से भी पूछताछ हुई है। ओवरऑल क्या कहेंगे? बात तो फिर वही आएगी, वही घूम फिर करके आएगी कि क्या कहें, लेकिन फिर भी अमलेंदु जी इस पे चर्चा ना करें तो फिर ये हमारे लिए मुनासिब ठीक नहीं होगा कि हाँ हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। सवाल यही उठता है कि जो मदद का हाथ बढ़ाता है उसके हाथ को काट देने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर ये आज से नहीं हो रही है, मतलब ये लगातार हो रही है। और पिछले लॉकडाउन के दौरान भी आपको याद होगा कि तमाम लोगों के ऊपर जो थे वो मुकदमे लगाए गए, जो लोगों की मदद कर रहे थे, मतलब मजदूरों को खाना दे रहे थे, उन लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए। जो थी कुल मिलाकर के हुई सब। तो ये जो स्थिति है ये बहुत गंभीर है और ये ऐसा हो रहा है। देखिए जो लोग कुल मिला के कभी सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहा था इंटर, तो कफन चोर पकड़े गए। उन कफन चोरों के समर्थन में भाजपा के विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि हमारे वोटर इनको छोड़ दीजिए। अब पता नहीं है कितना सही है या गलत है। अगर ये खबर सही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि कफन चोरों के समर्थन में भाजपा के नेता उतर के आए और जो लोग मदद कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। तो ये स्थिति जो है कुल मिलाकर ये बहुत खराब है और इस पर निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए। और जो स्थितियां बन रही हैं ये आगे आने वाले समय में इसका दंड निश्चित तौर पर तय होगा। और गंगा मैया ने जो बुलाया है, गंगा मैया निश्चित तौर पर अपने पास बुलाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। गंगा मैया दूध का दूध और पानी का पानी भी करती है। गंगा मैया पाप और पुण्य इसका भी हिसाब किताब करती है। जितने आपको पाप करने कर लीजिए, जब समय आएगा गंगा मैया आपके पाप और पुण्य सबका हिसाब करेगी और निश्चित तौर पर करेगी। गंगा मैया के यहाँ किसी की माफी किसी भी तरीके से नहीं है। इसलिए समय रहते इस दुनिया में ही अपने पाप और पुण्य ठीक कर लीजिए, बेहतर यही होगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। जी आइए जी, बहुत सारे साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने कमेंट लिख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। और आपके कमेंट, आपके विचार भी पहुंचाना देश दुनिया तक हमारा फर्ज बनता है। जैसा मैं कहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये वन वे नहीं बल्कि टू वे कार्यक्रम है। इसमें आपके विचार भी हम लेते हैं, रखते हैं। आज थोड़ा लेट जरूर आप लोगों को लेट से जोड़ पा रहा हूं, लेकिन फिर भी रफीक पुनावाला कह रहे हैं कि राजीव जी, कोरोना काल में किसी की मदद करना भी अब गुनाह हो गया है। समझ में नहीं आता है कि ये देश संविधान है, देश का संविधान है या फिर देश लोकतंत्र का है। देश लोकतंत्र का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अलावा करण सिंह कह रहे हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री का कोई कसूर नहीं है, इसीलिए कि उन्होंने 2014 में कहा था कि हम फकीर हैं और थैला उठाकर झोला उठाकर आए चले जाएंगे। सुखविंदर कौर सिंधु कह रहे हैं कि राजीव जी, ढोंगी प्रधान सेवक सच्चा होने का पाखंड कर रहा है। आप भी जानते हैं कि उसे हमारे मरने का गम नहीं, सत्ता छिन जाने की चिंता है। अमानवीय हरकतें करते जा रहे हैं। विडंबना है कि ये लोग लज्जित भी नहीं होते। काकुली डी का कहना है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जज को अगर रिटर्स के बाद पद की लालच ना हो, रिटायरमेंट के बाद पद का लालच ना हो तो भारत की दशा आज ऐसी नहीं होती। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि लाशों को 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही है और प्रधान सेवक 15 एकड़ की राजमहल बनवा रहे हैं। बिल्कुल सही। सेंट्रल विस्टा को लेकर के बातें तो ऐसी ही हो रही हैं। मोहम्मद जहांगीर हैं जो कह रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं। अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं लालू जी तो नरभक्षी और आदमखोर नर पिशाच तक कहा, लालू जी को कहा था, सच साबित हुआ। लालू जी ने कहा था नरभक्षी और आदमखोर नरपिशाच तक कहा था, सच साबित हुआ। विलो स्टैंडर्ड का प्रधानमंत्री कहा था, सच साबित हुआ। शमशान के वैरागी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके अपने विचार हैं, इन विचारों को रखना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए दोस्तों मैं रख रहा हूं। मोहम्मद तफसील आलम हाय कह रहे हैं। असलम चिश्ती लगातार बने हुए। गणेश सपकोता कह रहे हैं कि गंगा सफाई मंत्रालय कहां है सर? बिल्कुल, गंगा सफाई मंत्रालय आप याद कीजिए कि गंगा मंत्री बनाई गई थी उमा भारती पहले कार्यकाल में, बीजेपी के 2014 से 2019 वाले कार्यकाल में, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं गंगा को साफ नहीं कर दिया मैंने 3 साल में तो मैं संन्यास ले लूंगी। आज संन्यास पे ही हैं वो, लेकिन गंगा को साफ करने की राजनीति भी खूब चली इस देश में, और गंगा ही है जो आंचल फैला करके, और जब दुख तकलीफ का जब समय आता है
तो गंदगी को भी अपने में समेटने की कोशिश करती हैं, और खासकर इन नेताओं की गंदगी को समेट तो रही हैं, लेकिन साथ साथ इन नेताओं को पता नहीं शाप देती हैं कि नहीं देती हैं कि अगली बार तुम नहीं जीत पाओगे, और ये बात जनता जो जिताने के लिए वोट देने जाती है उसको क्यों नहीं समझ में आती है, ये समझने वाली बात है। सैयद हुसैन भी हमारे साथ बने हुए हैं, बद्री विशाल हैं, जो कह रहे हैं कि राजीव जी स्पुतनिक टीका को 995 रुपए, क्या ये सही है? गरीब जनता का क्या होगा? बिल्कुल सही नहीं है, और इस पर भी सरकार को जितने भी टीकाकरण जो भी है, वैक्सीनेशन इस हिंदुस्तान में इस आपदा काल में फ्री होना चाहिए। आप कहीं से भी मंगाइए, लेकिन वैक्सीनेशन अगर करवा रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। आप अगर ये कहते हैं कि ये 995 रुपए में, वो 400 रुपए में, ये 300 रुपए में, या कोई और कल को आ जाए वो 1200 रुपए में, तो ये गलत है। और यही तो बात है, अगर संवेदनशीलता नहीं है, अगर आप संवेदनशील नहीं हैं, तो ये सारी चीजें होंगी दोस्तों, और ये सारी चीजें हम और आप देख रहे हैं, वही हो रहा है। कमर नदवी हैं, जो कह रहे हैं सर बीजेपी वालों को तो लाशों पर सियासत करने की आदत है। उसके अलावा परमेश्वर हसदा हैं, जो कह रहे हैं कि धनखड़ को यूपी का भी चार्ज दे देना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए, बिल्कुल। देवेंद्र चटर्जी हैं, गंगा मैया झूठे मक्कार को नहीं बुलाती। जीएस सॉल्यूशन भी हमारे साथ में हैं, तौसीक अंसारी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कह रहे हैं तौसीक अंसारी की मोदी जी ने तो हिंदुस्तान की जनता समझ बैठे थे कोरोना को। फिर विद्युत मल्ला कह रहे हैं कि देश अब तानाशाही बन गया, इसमें कोई इफ बट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पठान इलियास भी हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे शहर में मांझी खासकर राजीव जी सातव बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, राजीव सातव की तबीयत खराब है, बता रहे हैं पठान इलियास। जल्दी से जल्दी वो ठीक हो। और देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि कल कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ। देवेंद्र चटर्जी जी कल, अब कैसे बताऊं मैं, कल मेरे लिए बहुत ही दुखद दिन था देवेंद्र चटर्जी जी, और दोस्तों साथियों आप सबके लिए मैं कह रहा हूं, ये मैं हालांकि शो मस्ट गो ऑन आज कार्यक्रम कर रहा हूं, कल नहीं कर पाया। और इस कोरोना काल में मैंने कल अपने पिता को खो दिया, और 5-7 दिन पहले वो बीमार पड़े थे, और अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, और कल अचानक वो इस दुनिया को छोड़ गए, और मैं इसलिए बहुत परेशान था, नहीं कर पाया कल। और लेकिन आज चूंकि मैं जानता हूं, मानता हूं कि जो कार्यक्रम है, शो है, वो चलना चाहिए। देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जीवन है, आना जाना सब कुछ है। इस समय को, इस परिस्थिति को जैसे आप सब और हम सब के परिजन झेलते हैं, वैसे ही मैं भी झेल रहा हूं। मैंने खुद अपने पिता को खोया है, तो मैं कितना झेल सकता हूं, झेल रहा हूं, आप सब जानते हैं अच्छे से। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल आया, लेकिन मैं इस सवाल से बच रहा था कि कोई ये सवाल पूछे ना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, कुछ और बोल करके टाल जाऊं, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। और सच्चाई यही है कि मैंने इस कोरोना काल में अपने पिता को खो दिया है, और कल की बात है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और मोहम्मद अशरफ खान हैं, जो गंगा पुत्र, अभी आईटी सेल अमित मालवीय सोच विचार कर रहे हैं कि गंगा में बहुत बहती हुई लाशों को हिंदू मुस्लिम का कौन सा एंगल दिया जाएगा, ये पूछ रहे हैं। रफीक कह रहे हैं कि कोरोना काल में मदद करना एक गुनाह हो गया है, क्या समझ में नहीं आता, ये हमारा देश का संविधान है या लोकतंत्र है। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इससे पहले कोरोनिल बेच रहे थे, अब डार्क चॉकलेट बेचने में लगे हैं, इनको सेलर मिनिस्टर होना चाहिए। हुसैन जाहिद कह रहे हैं कि राजीव जी नमस्ते। तो कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। कमर नदवी थैंक्स कह रहे हैं, बहुत सारे साथी लगातार बने हुए हैं। और लेकिन एक एक कमेंट में लेना चाहूंगा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जो हैं इनसे। सुमन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, अभी आप अपने विचार रख रहे थे, लेकिन एक विचार आपका और भी लेना चाहूंगा। और इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे की जब मदद करने आते हैं और उसमें भी
अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे पप्पू यादव हैं, पिछले साल सोनू सूद निकलकर बाहर आए थे, आपको याद होगा, अभी भी वो मदद करते हैं। कई अलग अलग जगहों पे ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो मदद करते हैं। सुमन जी पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जो आगे आ रहा है उनको हम लोग देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में अब ये पूछा जाए कि आप ये मदद कहां से ला रहे हो, ये दवाइयां या ये ऑक्सीजन या ये तमाम चीजें कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, ये सवाल करना कहां तक कितना उचित है, पहली बात। दूसरी बात, ये तब जबकि बीजेपी के कई नेताओं के घर पे चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे और भी दूसरी दवाइयां हो, चाहे आप याद कीजिए महाराष्ट्र की खबर याद कीजिए, चाहे दिल्ली में दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की खबर याद कीजिए, तमाम बातें आती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इस ढंग की चीजें होती हैं कि लोगों से अगर आप मदद भी करने से मना करें, कि आप लोगों को हतोत्साहित करें, तो ये किस सरकार में हम लोग रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं? सुमन जी क्या कहेंगे ओवरऑल? Rajiv ji, पहले my sincere condolence to you and your family. It is very heartening, I understand. देखिए, लेकिन जो सवाल आपने उठा रहा है उसका एक बहुत बड़ा डायमेंशन है ना। डायमेंशन ये है कि हर डेमोक्रेसी का, स्पेशली अमलेंदु जी दिल्ली से है तो इसलिए मैं बोलूंगा, हर डेमोक्रेसी का या डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। कहां पे उसको पार्लियामेंट कह सकते हैं, कहां पे आप विधानसभा कह सकते हैं। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रवैया है वो ये है कि वो जो डेमोक्रेसी का जो हॉल है वहां पे तो ऑपोजिशन जो भी आपके खिलाफ है उसको बोलने के लिए उत्साहित किया, उसका बात सुनना, उससे जो सजेशन लेना। लेकिन आप अगर देखेंगे जो नरेंद्र मोदी का एंटायर जो गुजरात की जो टेन्योर है वहां पे भी वो असेंबली में नहीं जाता था। वो असेंबली का जो हर साल में असेंबली जितना दिन बैठना चाहिए था वो उतना दिन नहीं चलता। यहां पे भी ये दिल्ली में भी पार्लियामेंट में इसका वही रवैया है। और इसीलिए इन लोगों ने जो कोई भी ऑपोजिशन आता है, ऑपोजिशन मींस अगर कोई सवाल उठाता है जो कहां पे है वैक्सीन, कहां पे है ऑक्सीजन, उसको वो बिल्कुल क्रश कर देना चाहते हैं। ये इस गवर्नमेंट का आदत है। जब सीए एनआरसी को लेकर मूवमेंट हो रहा था उसी बात से हो रहा था। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात याद दिला दूं, ये आप देखिए ये बहुत क्या इत्तेफाक से होता है, हिंदी में राइट वर्ड रहेगा इत्तेफाक। जब राजस्थान में सचिन पायलट बगावत करते हैं, जब अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थोड़ा सा हिलता है, उसी वक्त अशोक गहलोत के घर पे, अशोक गहलोत की दादा के पास सीबीआई और ईडी पहुंच जाता है। जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रहता है तब ममता बनर्जी की जो भतीजे हैं उसके घर पे सीबीआई पहुंच जाता है। जब कर्नाटक में येदियुरप्पा का गवर्नमेंट बनाना रहता है तभी डीके शिव कुमार को ईडी अरेस्ट करता है। उसके बाद आप ये सारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन दिमाग से भी निकाल जाता है। ठीक है, ये इस गवर्नमेंट को जिस दिन उन्होंने देखा ये जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, ये श्रीनिवास दिल्ली में सारे जगह में पहुंच के लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तभी उन लोगों को लगा कि श्रीनिवास के घर पे श्रीनिवास के ऑफिस में पुलिस भेजो, उसको परेशान करो, वो क्यों हमसे ज्यादा हाईलाइट होगा। ये इस गवर्नमेंट की दिमाग में है। ये जो इन लोगों का जो सोच में है ना, ये सोच में प्रॉब्लम है। सोच में ये प्रॉब्लम है जी। हम लोग क्या सोचते हैं, मान लीजिए राजीव जी आपके पिताजी का देहांत हो गया, मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन शायद रायपुर में मेरा कोई दुश्मन रिपोर्टर भी रहता है, वो अगर आपके घर पे चले जाए और आपको थोड़ा सा बोले राजीव जी बहुत बड़ा दुखद घटना हो गया, तो मैं सोचूंगा मेरा दुश्मन है फिर भी तो राजीव जी के घर पे गया। ये लोग सोचते हैं अरे वो क्यों ये करेगा, मैं नरेंद्र मोदी और मैं अमित शाह, ये तो हम दोनों और शोले सिनेमा का जय और बीरू हूं, सारा कुछ हम ही करेंगे और किसी को क्यों चाहिए। इस स्टोरी में और कोई किसी को, आप देखिए हम लोग जब वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, आपको याद रहेगा जब चीन के साथ गालवान में क्राइसिस हुआ तब अमित शाह जी को दिखाई नहीं दिया, तब राजनाथ सिंह जी को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनको मॉस्को भेजा गया
और वो मॉस्को जाके पुतिन के साथ अंडरस्टैंडिंग में पहुंचा, और इसीलिए हमको जो जो ओपन चाहिए था वो मॉस्को से मिला। तो उस वक्त क्यों राजनाथ सिंह को अपनी जिम्मेदारी नहीं सोच सका कि आप जाके रशिया की जो वैक्सीन है उसके लिए बात करो, क्योंकि वो नहीं करेगा। वो लोग अपने पार्टी के अंदर भी, अगर आप बीजेपी के खुद के एमपीओ से बात करोगे तो भी आपको सर पता चलेगा जो उनका एमपी लोग को भी पता है ये गवर्नमेंट से दोनों बात से चलता है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। उसके सिवा किसी को पता नहीं है कहां पे वैक्सीन है, उसको सिवा किसी को पता नहीं है कहां पे ऑक्सीजन है। लेकिन जब कोई क्राइसिस हो जाएगा तब राजनाथ सिंह जी आप जाओ, तब नितिन गडकरी जी आप करो। इन लोगों का जो एक होता है ना टीम बना के चलना, कैबिनेट या किसी भी गवर्नमेंट एक बंदे से नहीं होता है। आप देखेंगे कि इन लोगों को ये टीम बनाना, दूसरों को सजेशन लेना नहीं होता है। इसीलिए जब यूथ को, आप सोनू सूद के बारे में बोल रहे थे, ठीक है, आप अगर देखेंगे सोनू सूद महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक अच्छा चेहरा बन सकता है, लेकिन सोनू सूद को पहला गाली कौन दिया? कंगना रनावत, जो ट्वीट के सिवा कुछ नहीं करता है। आज तक आप नहीं देखेंगे जो कंगना रनावत कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया है। तो लेकिन इन लोगों को कंगना रनावत ही पसंद होता है, और हर वक्त जो वर्ड अमरिंदर जी यूज कर रहे थे, हर वक्त एक नया जुमला आता है, ठीक है। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था तब सारे लोग ट्वीट पे आके नरेंद्र मोदी जी और इनका फार्मर्स पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा था, तब ट्विटर खराब था। तब अचानक से रविशंकर प्रसाद आ गया और हम लोगों को पता चला एक बहुत अच्छा ऐप इंडिया ने डेवलप कर लिया। क्या नाम है उसका? कू। लेकिन वो जनवरी का बात था। आज जब क्राइसिस है तब आपने कभी सुना है जो नरेंद्र मोदी कू यूज करके सोशल मीडिया में कुछ दिया है? या आपने सुना है जो बीजेपी का कोई मिनिस्टर कू यूज करता है? फिर से वो लोग ट्वीट में वापस आ गया। वो लोग जो बोलते हैं ना जो हम लोगों ने ये कर दिया, ये सारा कुछ हो गया। देखिए बहुत सारे लोगों को याद में नहीं रहेगा जब पिछले साल कोविड के लिए कितना इन लोगों ने ढाक बजाया था, अरे कोविड आ गया, कोविड आ गया। क्योंकि रामदेव जी इनका स्पॉन्सर है, इनका पार्टनर है, पार्टनर इन द क्राइम, नॉट पार्टनर फॉर इन गुड वर्क। इस साल इन लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं जो रामदेव जी आपका इतना अच्छा दवाई है, हम लोगों को ये सब रेमेडीज भी नहीं चाहिए, ये सब वेस्टर्न मीडिया का देन है, हम लोगों को खाटी हिंदू कोविड चाहिए जो खा के सारा हिंदू बच जाएगा। नहीं बोल रहे। तब उन लोगों को वैक्सीन चाहिए, तब उन लोगों को, और अमरिंदर जी ऑक्सीजन के बारे में बोल रहे थे। आपको याद रहेगा अदानी जी कहां से ऑक्सीजन लाए? सऊदी अरब से। मैं सोच के हैरान हो गया, एक मुस्लिम देश से अगर ऑक्सीजन आके गुजरात के हिंदुओं को बचाएगा तो ये देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? मोहन भागवत जी और दत्तात्रेय होसबले का सपने कैसे साकार होगा? देखिए इन लोगों का दो चीज बहुत खासियत है। एक तो अमित मालविया जी का ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहां पे राहुल गांधी को कभी इन लोगों ने मुस्लिम बनाता है, कभी क्रिश्चियन बनाता है, कभी क्या क्या नहीं बनाया। राहुल गांधी को मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, राहुल गांधी को सोनिया गांधी का बेटा सिवाय सब कुछ बना दिया। राहुल गांधी को जो मिलना चाहिए था अमित मालविया उसको सारा कुछ दे दिया। लेकिन आज अमित मालविया कहां है? आज अमित मालविया क्यों नहीं बोल रहे हैं ये जो यूपी में, बिहार में जो लाश गंगा से बह रहा है वो सब झूठा है? क्योंकि उन लोगों ने जिस सोशल मीडिया को यूज करके सारा देश को परेशान किया, दूसरे लोगों को गाली दिया, आज वही सोशल मीडिया में सच उभर के आ रहा है। और उस सच को कैसे दबाया जाए ये बीजेपी और आरएसएस को पता नहीं है। इसीलिए अमित शाह भी नहीं है, अमित मालविया भी नहीं है। अच्छा, कहा गया कि बिहार के दबंग लीडर गिरिराज सिंह जो बाकी सबको पाकिस्तान में भेज रहे थे, ये थोड़ा सा लाश को लेके पाकिस्तान में भेज दीजिए ना गिरिराज जी। ये सारे लोग ये सब झूठा अफवाह है, ये गंगा में कुछ लाश नहीं बह रहा है, गिरिराज सिंह को दिए करना चाहिए। उनको तो बोलना चाहिए जो तेजस्वी यादव एक झूठा है।
जब भी कोई चैलेंज आता है, आप देखिएगा, जब भी कोई चैलेंज आता है तब भी बीजेपी और आरएसएस ये इन लोगों का पुराना आदत है। आप भी सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे को IC 814 कंधार क्राइसिस के टाइम से भी ये पता है। जब डिसीजन लेना था ना, जहां पे अगर कमांडो अटैक होता तो तालिबान IC 814 को कंधार तक ले नहीं जा सकते, उस टाइम में ये सारे जो डबल लीडर थे उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। अभी भी वो हालत है। अब जब कोरोना, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात बने, दूसरे राहुल गांधी का बात भूल जाइए, लालू प्रसाद यादव का बात भूल जाइए, अगर नरेंद्र मोदी जी का बात मानिए, जो गांव में फैल चुका है, तो उस गांव का आरएसएस वर्कर क्या कर रहा है कि वो आपको आशा या आंगनवाड़ी वर्कर को ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपका जो ताकत है, जो आरएसएस का जो कार्यकर्ता है यूपी बिहार में हर गांव में जाके, वो क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि है ही नहीं। ये एक मीथ को डेवलप करता है, जिस मीथ को ये फेक व्हाट्सएप, फेक सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए हमारे दिमाग में है और हम लोग इसको चुनाव में जीता देता है। लेकिन गवर्नेंस, जहां पे प्रशासन चलाने की बात है, जहां पे एक सरकार चलाने की बात है, इनका सरकार सबसे खराब निकालता है। आप मतलब आप अगर आपको याद रखेंगे, आपको याद करेंगे तो इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी और अरविंद पानागड़िया कितने बात बोला था गुजरात मॉडल के बारे में। उस वक्त अमर्त्य सेन ने क्वेश्चन उठाया था, गुजरात मॉडल इज बेस्ड ऑन द GDP, लेकिन उसमें ह्यूमन इंडेक्स कहां है, जो मानव संपद उन्नयन की जो पैरामीटर्स है वहां पे कहां पे है, कितना बच्चे मरते हैं, कितना प्रेग्नेंट वुमेन मरते हैं, वुमेन का महिलाओं की स्वास्थ्य के बारे में गुजरात का क्या हालत है। नरेंद्र मोदी जी एक बात भी नहीं बोला। हम लोग सब लोग सोचा कि गुजरात एक बहुत इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री, हम लोग भूल गए वहां पे 20 साल से कांग्रेस है, उससे पहले वहां पे कांग्रेस के गवर्नमेंट 20 साल से बीजेपी है, उससे पहले वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट भी था। हम लोग गुजरात मॉडल पे चले गए और नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने दिल्ली में लाके बैठा दिया। आप देखिए गुजरात मॉडल क्या है। गुजरात अहमदाबाद शहर में कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं। तो ये गुजरात तो 2014 तक ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शासन में था। क्यों वहां पे हेल्थ इतना खराब है? क्योंकि यही उन लोगों का आदत है। जब बंगाल में इलेक्शन में आके वो लोग बोलते थे, हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का एक लाइन था, हम लोग यहाँ पे सुनार बांग्ला बनाएंगे, गोल्डन बेंगल। अरे जहां पे तुम लोगों का स्टेट है वहां पे तुम्हारा हालत है। अभी यूपी और बिहार के डबल इंजन सरकार और गुजरात मॉडल को देख के तो सारे लोग भाग जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों का अपना सोच नहीं बदला है। राजीव जी जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। अमलेंदु जी अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो शायद अमलेंदु जी से कनेक्शन शायद कट गया है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी लगातार कमेंट लिख रहे हैं और इन लोगों के कमेंट को लेना जी मुतियूर रहमान अंसारी हैं, फिर शिवम राज हमारे साथ बने हुए हैं, शमीम अहमद हमारे साथ में हैं, असलम चिश्ती, देवेंद्र चटर्जी, उसके अलावा अभिनय कुमार चाक, फिर बद्री विशाल, फिर मोहम्मद फारूक, हुसैन जाहिद, काकुली डी, फिर नीलकांत नागरे हमारे साथ बने हुए हैं, फिर अकरम पाशा, फिर अनेसुर रहमान, मोहसिन चुनिया, उसके होममेड रेमेडी भी हमारे साथ, मोहम्मद फारूक, उसके बाद जेके टाइगर, दीपक पाल, मोहम्मद जहांगीर, तेजपाल सिंह, राजेश सिंह, असलम चिश्ती, कुमार सिन्हा, मोहम्मद दिलशाद, एस यादव, फिर शरफुद्दीन अंसारी, फिर आशीष पंत पांडे, अहमद सफ़ी, फिर मोहम्मद इशाक, मयंक कुमार, यदुराम, फिर शंकर शानदार जेम्स, फिर गणेश सबकोता, फिर सुरेंद्र यादव, रफीक पूनावाला और मोहम्मद बासु, फिर रूपराम गोगरवाल, मोहिबुल एसके, असलम चिश्ती, फिर मुशाहिब मुजावर, फिर
देवीचंद खंडेलवाल, फिर चंद्रहास चंद्रा और निज़ाम खान, फिर परमेश्वर हंसदा, फिर मुमताज अली शौकत, अनीश अहमद शेख, कुमार अंसारी, डॉक्टर फैज़ राजपूत, फिर लाले दिजान, फिर यदुराम, फिर रफ़ीक पूनावाला, फिर असलम हैं, फिर हमारे साथ जियाउर रहमान, प्रमोद कुमार भार्गव, उसके अलावा उषा परगनिया, फिर अबू साद, विजय कुमार शर्मा, तमाम साथी, देवेंद्र चटर्जी, फिर फेलिक्स पांगे, फिर शिवाजी भादवालकर, साजिद अहमद, राजेश सिंह, गुलशन जेसवानी, बहुत सारे साथी जो लगातार अपने कमेंट के जरिए और इस प्रोग्राम को भी और उसके अलावा मेरे पिताजी की आत्मा को शांति के लिए भी और इन्होंने जो शोक व्यक्त किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के कमेंट सबका तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन नाम लेने की कोशिश मैंने ज़रूर की। अनिल लोदीपुरी, फिर अजाब मसीह, राजू कुमार, तमाम साथी जो हैं, अंसारी, अब्दुल्ला करीम, तमाम साथी, आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को बहुत शुक्रिया और साथ में आप लोगों ने कमेंट के ज़रिए जो सद्भावना जो व्यक्त की है उसके लिए बहुत धन्यवाद। अमलेंदु जी, आपसे एक सवाल लेना चाहता था, लेकिन आप बीच में कनेक्शन आपका चला गया था, लेकिन बहुत जल्दी एक सवाल, एक छोटा सा सवाल हमारे तमाम साथी, इनको भी अभी अब सबका समय भी हो रहा है और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सीधे कोलकाता से हमारे साथ बने हुए हैं सुमन भट्टाचार्य, उनको भी जाना है। एक सवाल यही है कि बहुत मज़ेदार एक आज बयान आया है, एक्ट्रेस जो हैं कंगना रनौत का, ये बयान आया है कि ये जो लाशें तैर रही हैं ये नाइजीरिया की है, नाइजीरियन लोगों की हैं, क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि ये लगता है कि नाइजीरियाई जो है वो भी यहाँ आने लगे हैं। अभी तक तो रोहिंग्या आते थे, सुनाई जाता था। तो मोदी जी को बधाई बनती है कि अब नाइजीरियाई जो है वो भी इस तरीके से आने लगे हैं। अब कंगना रनौत जी और बता दें कि ये नाइजीरियाई, जो भारत में बहुत से नाइजीरियाई नागरिक रहते भी हैं, तो कंगना रनौत को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये नाइजीरियंस की जो लाशें तैर रही हैं, तो ये भारत में रहने वाले नाइजीरियंस हैं या नाइजीरिया से आए हुए रोहिंग्याओं की तरह वो नाइजीरियंस? कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अब ये सही समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब जो है वो प्रधानमंत्री बना लेना चाहिए कंगना रनौत को, क्योंकि वो टक्कर देने लगी है कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री को कई मामलों में, मुझे लगता है। और भक्तों के लिए तो बहुत ज्यादा जो है वो एकदम आराध्य देव की तरीके से हुए जा रही है। मोदी जी के बाद नंबर 2 पे उनका ही स्थान है कुल मिलाकर के। तो अब मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री जो है जल्दी से जल्द ये कदम उठाएं और कंगना रनौत को जो है वो प्रधानमंत्री जो है जल्दी से जल्दी बनाएं, ताकि जब 2024 में या 2022 में जब प्रधानमंत्री रुखसत हो तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है आपको कंगना रनौत करें। यही शुभकामनाएं हम कंगना रनौत को, प्रधानमंत्री को, दोनों को दे सकते हैं। जी हाँ जी कुछ बोल रहे थे आप। कितना बड़ा खतरा है भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए, जो अमलेंदु जी बोल रहा है, अगर नाइजीरिया से इतना बंदा घुस गया तो अमित शाह जी जो बोल रहे थे कि इतना सारा घुसपैठियों को वो बांग्लादेश भेज देंगे, तो नाइजीरिया से कैसे लोग आ गया? कंगना रनौत जी के लिए मेरा एक ही सजेशन है, अमलेंदु जी के सजेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है मेरा सजेशन। राजीव जी, आप अगर याद रखेंगे, जो कंगना रनौत जी जब पहले बॉलीवुड में आए थे ना, जो सारे रोल करते थे वो थोड़ा सा ड्रग एडिक्ट, थोड़ा सा दिमाग में कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ रोल करते थे। आप गैंगस्टर देखेंगे, वो लम्हे देखेंगे, मेरे ख्याल से कंगना रनौत उसी रोल में, शायद रोल में नहीं, वही उसका असलियत है। उसको जो ये बीजेपी वाले मणिकर्णिका बनाने की कोशिश किया ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। वो होता है ना
जैसे किसी को अगर आप विश्व गुरु बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो अचानक उनको सारे विश्व से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और रेमडेसिविर लाना पड़ता है। जो विश्व का गुरु था उसको तो सारे लोगों को सिखाना था, वो क्यों हाथ फैला के चला गया। तो यही कंगना रणौत की भी प्रॉब्लम है। लेकिन अमरेंद्र जी की बात मैं मानता हूं, देश का अगर थोड़ा सा भी जो बाकी है उसको और मैंने कुछ करना है तो कंगना रणौत विल बी ए परफेक्ट चॉइस। बहुत धन्यवाद सुमन जी। अब कार्यक्रम खत्म होने का टाइम आ गया है। बहुत धन्यवाद आपको कि आपने घंटा भर से ज्यादा का वक्त दिया और लगभग 1.5 घंटे का वक्त आपके साथ हमने बिताया और आपके जो विचार हैं उन विचारों से हम लोग देश दुनिया को अवगत करा पाए और हमारे जो साथी हैं लगातार अपने विचार रखते रहे, इनको भी इनके विचारों से हम सब अवगत हुए। आपको बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े सुमन जी, और बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी आपको भी कि आप भी हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, अपने विचारों से अवगत कराया। और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबको कि आप लोग हमारे साथ बने रहे, लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहे। आप लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हमारे पिताजी के लिए, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करना होगा। और उषा परगानिया जी कह रही हैं कि कंगना की चर्चा कर उसे बेवजह महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद है कि जो लाशें तैर रही हैं वो कोई कहे कि नाइजीरियन है, तो इससे दुखद और क्या हो सकता है। और ये बात हास्यास्पद तरीके की बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि देखो एक अंधभक्त ऐसा भी है जो कुछ भी बोलता है। कल को ये बोलने लगे कि ये जो सूरज दिख रहा है ये सूरज नहीं चांद है, तो फिर क्या कहेंगे। लेकिन ये बताना होगा कि देखो कैसे मूर्खों की जमात यहां पर इस देश में आ गई है। तो इसीलिए माफी चाहूंगा उषा जी, लेकिन ये बातें भी इसीलिए करनी पड़ती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत सारे साथी जुड़े रहे, जेपी उपाध्याय, BR ऑल इस्लामिक चैनल, ये हमारे साथ बने रहे। मोहम्मद अशरफ खान हमारे साथ बने रहे, जो जिन्होंने संवेदना व्यक्त की है हमारे फादर के लिए। फिर सोहेल अख्तर भी हैं, बाबन साहब सैयद भी हमारे साथ बने रहे। फिर पंकज मिश्रा हेलो कह रहे हैं, रफीक पूनावाला, मोनू कुमार, मोहिबुल, फिसीमा खातून, तमाम साथी, बेनुगोपाल खामराई भी बने रहे हमारे साथ में, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। असलम भी हैं, देवेंद्र चटर्जी हैं, तमाम साथी लगातार बने रहे, अपने अपने कमेंट। डॉक्टर फैज राजपूत राणा भी हमारे साथ बने रहे, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। तो तमाम साथी जिनका नाम अगर सुरेंद्र प्रसाद हैं, सैयद मोहसिन भी हैं, हेमलता कुमारी, हेमंता कुमार पानीग्रही NYC प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो भी है। अहमद साफ़ी हमारे साथ बने रहे और उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। फारूक वेग भी हैं और सुरेंद्र प्रसाद भी हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे कार्यक्रम को आपने देखा, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, अपने विचारों को रखा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ और नए मुद्दों के साथ में, दिन भर की गतिविधियों के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DB लाइव और हमारे दूसरे कार्यक्रम को देखिए, सराहिए। और ये कार्यक्रम या दूसरा कार्यक्रम कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों, साथियों और शुभचिंतकों के बीच। इस कार्यक्रम को जरूर आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और इसकी जानकारी दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। पंकज मिश्रा ने भी रेस्ट इन पीस कहा है फादर के लिए, और सुरेंद्र भी हैं और कमर नदवी भी हैं। तो तमाम साथियों, अब विदा लेने का वक्त आ गया है। सुमित गेमर भी हमारे साथ, असलम भी हैं, जो कह रहे हैं कि आपके पिता के देहांत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को विदा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।